आपको पता है आप एक ऐसे वॉर में फंस चुके हैं जिसमें आप हमेशा हारेंगे, पर इस वॉर में आपको डाला किसने? It's a language war going currently between Tamil and Kannada, between Tamilians and Kannadigas, and all of this was fought by active politician, the legendary Kamal Haasan, who fought this war. मराठी नहीं बोलेगा तो हम तेरे से पिज्जा नहीं खरीदेंगे, ये आतंकवाद है। अगर कोई आपकी भाषा बोल भी लेता है और आप जबरदस्ती से बुलवाते हो तो अपनी मर्जी से तो बोल नहीं, यानी कि आपकी भाषा की खूबसूरत है नहीं कि कोई जबरदस्ती बोले तो भाषा के दबाव में डालेगी। अगर महाराष्ट्र में मराठा या अगर बेंगलोर कर्नाटक साइड में कन्नड़, तो उसके लिए वो टोपी नहीं आनी चाहिए। अगर अभी साल से रह रहा है तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन हो सकती है, लेकिन उसकी मतलब The first chapter in India going from language debate unfolds in Maharashtra with these problems. भाषा जो एक वक्त पे हमें जोड़ने का काम करती थी, अब वो तोड़ने लगी है। भारत में एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो ना बंदूक से लड़ी जा रही है ना तलवार से। ये लड़ाई है भाषा की, लैंग्वेज की, और ये लड़ाई धीरे धीरे भारत के लिए एक स्लो पॉइजन का काम कर रही है। कभी बंगाल में पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं क्योंकि वो हिंदी में लिखे होते हैं, तो कभी महाराष्ट्र में किसी को पीट दिया जाता है क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था। क्या आपको पता है ये रैंडमली नहीं होता है, ये पैटर्न पे होता है। अचानक से चुनाव के पहले भाषा की आग लग जाती है, लगती है एक स्टेट में और फैलती ये पूरे भारत में है। क्या आपको नहीं लगता ये एक सोची समझी साजिश है जिसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? इस वीडियो में हम उस मास्टरमाइंड के चेहरे का मास्क हटाएंगे जो इस लड़ाई की आग में घी डालने का काम करता है, ताकि वो डिवाइड एंड रूल कर सके। कंटेंट क्रिएटर और इस वीडियो का नरेटर आपका बंधु। देखिए, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी तब की है जब भारत आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान बन रहा था। बात है 1947 की, जब भारत आजाद हुआ। उस वक्त भारत एक नई सूबा की ओर बढ़ रहा था और साथ ही साथ एक आग भी लगने वाली थी। वो आग जो आने वाले कई सालों तक भारत को जलाती, आग राष्ट्रभाषा की। जब संविधान सभा में ये तय किया जा रहा था कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होगी, तब एक डिबेट छिड़ गई। देखिए, सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, पर दक्षिण भारतीय नेता यानी कि साउथ इंडिया के नेताओं ने इससे इनकार कर दिया। पर क्यों? हिंदी भले ही भारत में बहुत ढेर सारे लोग बोलते हों, पर ये पूरे भारत की भाषा नहीं थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सारी भाषाएं सिर्फ भाषाएं नहीं बल्कि पहचान थीं, जिन्हें कोई भी मिटने देना नहीं चाहता था। अब साल आता है 1950, जब आर्टिकल 343 लाया जाता है और हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बना दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। पर हिंदी अकेली नहीं थी, हिंदी के साथ इंग्लिश को भी जोड़ा गया था और ये प्लान बनाया गया था कि आने वाले 15 सालों तक हिंदी के साथ इंग्लिश भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, यानी कि 1965 तक। लेकिन ये एक समझौता नहीं था, ये एक टाइम बॉम्ब था, संविधान में लगाया हुआ एक टाइम बॉम्ब, जिसकी टिक टिक आने वाले 15 सालों तक चलती, जो कि हुआ भी। और 1965 में जाके ये बॉम्ब फट गया। तमिलनाडु की सड़कों पर छात्रों की लाशों में और भारतीय राजनीति की धधकती आग में। पर सोचिए, क्या ये सिर्फ एक भाषा की लड़ाई थी या फिर कोई इस आग को बुझाने की जगह इसमें घी डाल रहा था? अगर हम पे हिंदी थोपी गई तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। ये नारा सिर्फ गुस्से में नहीं दिया गया था, ये नारा एक पूरी राजनीतिक क्रांति का ट्रिगर था। डीएमके पार्टी, जो कि तमिल गौरव की बात करती है और हिंदी का विरोध करती है, वो 1967 में जाकर चुनाव जीत जाती है। इस चीज ने एक बात तो साबित कर दी थी कि भाषा सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि सत्ता पाने का एक शॉर्टकट ही हो सकता है। और आगे चल के बहुत से लोगों ने इस शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश भी की। 1970s में महाराष्ट्र में भी एक नई कहानी लिखी जा रही थी। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कहने लगी थी कि हिंदी प्रवासी उनकी जमीनें, नौकरियां और कॉलेज की सीटें खा रहे हैं। इससे साफ था इनका टारगेट हिंदी बोलने वाले प्रवासी थे, जिससे कि ये मराठी के नाम पर वोट बटोर सके, जो कि इन्होंने बटोरा भी। और एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया सत्ता के शॉर्टकट लैंग्वेज पॉलिटिक्स का। लेकिन क्या ये भाषाई गर्व था या फिर सत्ता की भूख? भाषा
घोषणा पत्र का हिस्सा बन गई थी। सरकारी नौकरी के लिए स्थानीय भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था और स्कूलों में भी स्थानीय भाषा पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा था। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन इसका मकसद था क्या? पता है इस लड़ाई में हारता कौन है? भाषा की इस राजनीतिक खेल में, क्योंकि लड़ते तो सब है भाषा के लिए, असल में इस खेल में हारते हैं आप, दोनों साइड के आम इंसान। आप कैसे, ये वीडियो में आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ये राजनीति का वो चेहरा है जिसने भाषा को बांट दिया और साथ में लोगों को भी। पर इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड है कौन? पॉलिटिक्स। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये वॉर लड़ने से आप इसको एक टाइम पे जीत जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है। आज आप मराठी और से हिंदी की वॉर करते हैं, तमिल और से हिंदी की वॉर करते हैं। आज आप हिंदी से वॉर जीत जाएंगे, पर कल फिर चुनाव आएंगे, कल फिर आपको लड़ाया जाएगा, एक दूसरी लैंग्वेज लाई जाएगी, एक दूसरा लैंग्वेज डिस्प्यूट बनाया जाएगा और आपको फिर से इसी नेवर एंडिंग वॉर में झोंक दिया जाएगा, ताकि आप लड़ते रहें इस लड़ाई में, नेताओं को वोट मिले, वो जीते और आप बिजी रहें, आप असल मुद्दों से भटके रहें। हमने बचपन में ये नारा बड़ा लगाया होगा, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। कम से कम मैंने तो अपने स्कूल में लगाया है। पता है, अनेकता भारत के लिए कोई विशेषता नहीं है, ये असल में भारत के लिए एक श्राप की तरह काम करती है। हमारे देश में 22 भाषाएं हैं, फिर भी हम भाषाओं के लिए लड़ते हैं। देखिए, अगर मेरा ओपिनियन माने ना, कभी कभी जहाँ छोटा मोटा कंप्रोमाइज हो सके, वहाँ अपने ईगो को साइड करते हुए कर लिया करिए, क्योंकि आपके इस छोटे से कंप्रोमाइज से हमारे देश में फैल रहा ये लैंग्वेज वॉर का स्लो पॉइजन रुक सकता है। आप अपने देश को बचा सकते हैं। और हाँ, अगली बार जब कोई भाषा के नाम पे लड़ाने आए ना, तो उससे पूछिए कि कब तक चलेगी ये वॉर। वैसे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।